कासगंज सिपाही कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सिपाही कांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ है मोती सिंह। मोती सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मोती सिंह ने की थी सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या और इसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया पुलिस ने। मोती ने सिपाही की पीट कर हत्या की थी और अब इस 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया है मुठभेड़ में। बड़ी खबर, कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोती सिंह एनकाउंटर में ढेर हो गया है। मोती सिंह ने सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या की थी और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था पुलिस ने और अब इस कुख्यात बदमाश मोती सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में मोती सिंह ढेर हो गया। ये मोती सिंह इधर उधर भाग रहा था, सवाल उठ रहे थे, पुलिस पर ही सवाल उठ रहे थे और अब वो ढेर हो गया है। हमारे संवाददाता राकेश खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कहां पर हुआ एनकाउंटर, किस वक्त हुआ एनकाउंटर? आपको बता दूं, कासगंज जनपद में पिछली 9 फरवरी को श्रीमती की पीट कर दी गई थी। दरोगा को घायल कर दिया गया था। उस मामले में जो मुख्य आरोपी था मोती सिंह फरार चल रहा और आज दिन था। पुलिस की तलाश कर रही यूपीटीएफ भी लगी हुई थी और आसपास से 4 का फोर्स लगा हुआ था, लेकिन धीमर बार पुलिस को चकमा रहा था और फरार हो जाता था। आज बीती रात 3:30 पुलिस ने जी राकेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या की थी इसी मोती सिंह ने, इसकी तलाश की जा रही थी और अब जानकारी मिली है कि एनकाउंटर उसका हो गया है। अगली खबर चमोली से, जहां पर एनडीआरएफ को 2 और शव मिले हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, राहत बचाव के कार्य लगातार चल रहे हैं और एनडीआरएफ को ये 2 और शव वहां पर मिले हैं और बैराज साइड में मलबे में दबा हुआ शव मिला। चमोली हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 67 पहुंच गई। 67 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। कुल 206 वो आंकड़ा जो लापता है, उसमें से 67 शव बरामद किए जा चुके हैं और तलाश लगातार की जा रही है। टनल के भीतर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो रैणी गांव से जो लोग बहे होंगे या जो मलबे में दबे होंगे या जो एनटीपीसी का प्लांट वहां पर कोई होंगे तो उनको ढूंढने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। ऋषिगंगा नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो रैणी गांव के से लेकर नीचे तक ऋषिगंगा में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो दूसरी तरफ टनल के भीतर भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू। जौनपुर में फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे नौकरी करने पहुंचा जालसाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जालसाज स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने के लिए फर्जी आदेश लेकर पहुंचा था। स्वास्थ्य विभाग की पड़ताल के बाद खुलासा हुआ। भदोही में 24 साल की युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद खेत में शव को फेंका गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मिर्जापुर में 62 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग के पास में ही तांत्रिक का काम किया करता था। आजमगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। मऊ के एक शख्स ने विदेश से अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। शख्स ने रजिस्टर्ड डाक से 3 तलाक भेजा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बलिया में पुलिस ने लूट मामले में वांछित 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस बरामद किया। बदमाश पर अलग अलग थानों में 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज। गोंडा में बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला। जमीन हथियाने के लिए दबंगों ने शौचालय गिरा दिया और लोगों की लाठी, डंडे और फरसे से पिटाई कर दी। सिद्धार्थनगर में 126 परिषदीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे।
पूर्वांचल की खबरें राजीव हमने बताई, अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर आ रही है। आज से टीकाकरण कार्यक्रम इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत होगी। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान है और इसकी मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे सुबह 9:30 बजे। प्रदेश के 38 जिलों में चलेगा टीकाकरण अभियान। तो जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत होगी। सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। पिछहत्तर जिलों के 25,000 पुल का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अलग अलग जिलों में बने हुए पुलिया का ये लोकार्पण होगा। लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले सीएम 300 करोड़ की लागत से पुल और पुलिया का निर्माण किया गया है, इनको बनाया गया है और इनका शुभारंभ होने वाला है, इनका शिलान्यास होने वाला है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। 2 बड़े कार्यक्रम लखनऊ में। अनुभव, कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा हम कहें तो अभियान है। जापानीज इंसेफेलाइटिस जिसने कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हम कहें तो इस बीमारी से बच्चों की जान जाती थी, उसके खिलाफ सरकार ने जो अभियान चलाया था उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली और जो मोर्टेलिटी रेट था उसमें भी काफ़ी कमी आई। और आज जो तीसरा चरण है उसकी शुरुआत होगी 9:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। वीसी के जरिए जो 38 जिले हैं वहाँ के भी जो लाभार्थी हैं वो जुड़ेंगे और तकरीबन 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के जो बच्चे छूटे हुए हैं यही जापानीज इंसेफेलाइटिस के टीकाकरण से, उनके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे बच्चों की संख्या तकरीबन 11 लाख है पूरे प्रदेश में। तो इस तीसरे चरण में सरकार की कोशिश है कि जो बच्चे छूटे हैं टीकाकरण से उनको ये टीका लगाया जाए। और जिस तरह से अभियान चलाया जापानीज इंसेफेलाइटिस को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद हुए थे तब भी उन्होंने ही इसी जेई को लेकर संसद में आवाज़ उठाई थी और उसके जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया और उसी अभियान का हम कहें असर है कि बहुत जो कम मौतें हैं वो अब हो रही हैं इस जेई से। और दूसरा जो इंद्रधनुष 3 है उसके भी तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो CSC PSC में उनका जो टीकाकरण अभियान होता है उसकी भी आज से शुरुआत हो रही है। 2 चरणों में पहले हो चुकी है लेकिन अब तीसरा चरण आज से शुरू किया जा रहा है। इससे छोटे बच्चों को हम कहें तो काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि टीकाकरण नहीं हो रहा था, बीच में रुका हुआ था। अब तीसरा चरण शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा कार्यक्रम है जो 10:30 बजे 5 KD यानी मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है वहाँ पर शुरू होगा, वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वो इसलिए बड़ा कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो नहरों पर छोटी छोटी पुलिया होती है, छोटे पुल होते हैं, उनके जीर्णोद्धार की ये योजना सरकार ने शुरू की है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, एक साथ 25,000 से ज़्यादा ऐसी जो छोटी पुलिया होती है उनका जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग का काम आज से शुरू होगा। और 300 करोड़ का बजट है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 403 विधानसभाएं, केवल 80 ऐसी विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर उस विधानसभा में कोई छोटी पुलिया या नहर के ऊपर पुल नहीं है। बाकी तकरीबन 323 ऐसी विधानसभाएं जहां पर ये पुल पुलिया है। तो ये सभी विधानसभाओं में इसकी शुरुआत आज से की जा रही है। यानी तो हर एक विधानसभा में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप अनुभव हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपका रुख करेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केरल के दौरे पर हैं। केरल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां आयोजित विजय यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि रही है। ऐसे में पार्टी केरल में चुनाव में उनका चेहरा आगे रखना चाहती है। इससे पहले हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने जबरदस्त प्रचार किया था। ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन में बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 48 सीटें हासिल की थी और इसीलिए सीएम योगी का यह केरल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो लेफ्ट का गढ़ माने जाने वाले केरल को फतेह करने की जिम्मेदारी और यही वजह है कि आगाज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। अनुभव हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। अनुभव, सबसे पहले दर्शकों को आप ये बताएं कि कितने बजे रवाना होंगे लखनऊ से केरल के लिए और केरल में कब तक रहना है, वापसी कब होगी मुख्यमंत्री की?
देखिए बिल्कुल, ये जो 2 कार्यक्रम हमने पहले बताए जो मुख्यमंत्री आवास पर होने, उसके बाद मुख्यमंत्री जाएंगे। समय दोपहर का 12:20 का तय किया गया है, यानी 5 KD से वो निकलेंगे और सीधे वो फिर एयरपोर्ट से सीधे वो चले जाएंगे केरल के लिए, और वहाँ वो आज पूरे दिन रहेंगे। वापसी तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास कही जा रही है कि उनकी वापसी होगी। और जो बात आपने कही कि योगी आदित्यनाथ का जो हिंदूवादी हम कह छवि है, वो भी एक वजह है कि किस तरीके से उन्हें केरल में पार्टी भेज रही है। अभी जब वहाँ पर इलेक्शन होने हैं इसी साल, तो वहाँ पार्टी उनको भेज रही चुनावी अभियान में शामिल होने के लिए। और इससे पहले जब केरल में म्यूनिसिपैलिटी के एग्ज़ाम हुए थे, वो इलेक्शन थे, तब भी वहाँ पर योगी आदित्यनाथ गए थे, कैंपेन किया था। और तब तो उस वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा ट्वीट कर उन पर निशाना भी साधा था। लेकिन उनके कैंपेन का असर ये हुआ था कि वहाँ पर भी बीजेपी जिन जिन जगहों पर कैंपेन किया था अच्छी स्थिति में थी। यही वजह है कि अब जब वहाँ पर चुनावी अभियान की शुरुआत हम कहें बीजेपी कर रही है, तो फिर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री और यहाँ की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वो भी एक बड़ी वजह है कि तो केरल में योगी के सारे केरल विजय का खाका खींच रही है बीजेपी। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी जारी है और आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी और पुलिस ज्यादती का शिकार हुए पीड़ितों से प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज के दौरे पर जाएंगी आज प्रियंका गांधी। मिशन यूपी के दौरे पर है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। निषाद समुदाय के पीड़ितों से मिलेंगी सुबह 11 बजे। विशेष विमान से प्रयागराज आएंगी प्रियंका गांधी। अजय लल्लू और आराधना मिश्रा भी उनके साथ होंगे। तो प्रयागराज दौरा है आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का। निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रयागराज का दौरा, इससे पहले जब पहुंचे थी तो तब डुबकी भी लगाई थी उन्होंने और विशेष दिन था वो। और अब निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात करने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा और इस खबर पर हमारी रहेगी नजर। प्रयागराज से एक और खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रयागराज के दौरे पर और राजनीतिक मुद्दों पर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उमा भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज। प्रियंका गांधी वाड्रा पर उमा भारती हमला पूछ सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा, तो उमा भारती भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अब उसमें वाकई फोकस प्रियंका पर रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके इधर दूसरे मसलों पर भी अपनी बात रख सकती है उमा भारती। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ के राष्ट्रीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में आयोजित कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अंदाज में यूपी पुलिस पर तंज कसा। कुमार ने हाल ही में यूपी पुलिस के कुछ एनकाउंटर का जिक्र करते हुए यूपी पुलिस पर तंज कसा। सहारनपुर की नुमाइश में सजाया गया था और ये वहीं से होता होता नौचंदी घूमता हुआ, बुलंदशहर घूमता हुआ यहाँ तक आया है। तो ये ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके ऊपर 5-6 जिलों की मिट्टी पड़ी हुई है। अगर आप इसे खाएंगे तो कई जिलों का स्वाद आपको एक साथ मिलेगा। इस नुमाइश का बड़ा जलवा है, अलीगढ़ की नुमाइश का। हमारे गांव में तो इसे नुमाइश भी नहीं कहते, निमास। सपा विधायक गौरव रावत की शादी समारोह में शामिल होने जा रहे यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव माती कस्बे में अचानक कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए रुके। चाय पीने के लिए रुके तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कुल्हड़ वाली चाय की तस्वीरें वहां पर मौजूद लोगों ने खींच भी ली और वायरल कर दी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ की सीमा पर स्थित माती कस्बे में अचानक अखिलेश यादव का काफिला कार्यकर्ताओं के आग्रह पर रुक गया और काफिला रुकते ही अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कुल्हड़ वाली चाय थमा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बागपत के बड़ौत पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। संजय सिंह ने इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने बढ़ती महंगाई और किसानों के विरोध का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। बजट है और हिंदुस्तान की सरकार एक कपूत सरकार है, क्योंकि जो सपूत होता है वो संपत्ति बढ़ाता है, जो कपूत होता है वो संपत्ति बेचता है।
गन्ना किसानों के बारे में 4 साल से इंतजार कर रहे थे, गन्ना किसान की हो सकता है गन्ने का दाम बढ़ जाए। ये सरकार झूठ बोलती है, कहती है हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। डीजल का दाम बढ़ गया, यूरिया का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ गया, पानी का दाम बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, लेकिन 1 पैसे भी गन्ने का दाम 4 साल से नहीं बढ़ा। मुझे लगता है कि ये बताने के लिए काफी है कि किसानों के प्रति कितना सौतेला व्यवहार सरकार का है। वृंदावन कुंभ से जुड़ी कई कथाएं हैं और कई परंपराएं हैं और हर एक परंपरा अनूठी है। एक ऐसी ही परंपरा है तीर्थ पुरोहितों से जुड़ी हुई, जिनके बिना ब्रज कुंभ का आरंभ और अवसान होना आसान नहीं है। वृंदावन के कुंभ का पौराणिक इतिहास है, जिसका हर एक पृष्ठ रोचक और रोमांचकारी है, जिसकी तस्वीर आस्था और अनुराग का नया अध्याय लिखती है। अपने आंचल में ब्रज के कुंभ ने समेट रखी है कई परंपराएं। एक ऐसी ही परंपरा है तीर्थ पुरोहितों से जुड़ी हुई, जो वृंदावन कुंभ में महत्ता रखती है। ब्रज कुंभ का आरंभ वैष्णव अखाड़ों के बिना संभव नहीं है, लेकिन उस पूजन के समय तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति उतनी ही अनिवार्य हो जाती है। दरअसल वृंदावन की धरा पर सज रहे कुंभ से जुड़ी कई कथाएं और परंपराएं हैं। उनमें से एक परंपरा सबसे अनूठी और रोचक है। जिसमें तीर्थ पुरोहितों की अनिवार्यता सिद्ध होती है। दरअसल वैष्णव अखाड़ों की पौराणिक परंपरा है, जो करीब 350 साल पुरानी है। अखाड़ा परंपरा जितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी तीर्थ पुरोहित परंपरा है। तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में कुंभ का आरंभ होता है। वृंदावन में कुंभ की शुरुआत वैष्णव संतों ने की थी और तभी से ब्रज की रज में कुंभ का आयोजन होता आ रहा है। लेकिन इसी परंपरा में तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जिसमें तीर्थ पुरोहित ही अलग अलग अखाड़ों में पूजन करवाते हैं। देखिए, तीर्थ पुरोहित जब से अखाड़ा परंपरा प्रारंभ हुई है, तब से तीर्थ पुरोहित प्रारंभ हुए हैं। लगभग 350 वर्ष पुरानी अखाड़ा परंपरा है और 350 वर्ष पुराना ही हमारा इतिहास है, जो हमारे पास लिपिबद्ध है। कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आप लोग कराते हैं? देखिए, हमारा जो है भूमि पूजन होता है। सबसे पहले शुद्धिकरण यमुना पूजन होता है, जो कुंभ क्षेत्र की शुद्धि, जो कल शाम को हमने तीनों अनी की पूजा करा के की, कुंभ क्षेत्र की शुद्धि की और तीनों अनी का जो है शुद्धिकरण किया और यमुना पूजन किया। बसंत पंचमी से शुरू होने वाले वृंदावन के कुंभ में तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति एक दिन पूर्व ही अनिवार्य हो जाती है, जब तीर्थ पुरोहित अखाड़ों का शुद्धि पूजन करवाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब वृंदावन में यमुना के तट पर पूजन करने पहुंचे थे, तब भी तीर्थ पुरोहित ने पूजन करवाया था। बसंत पंचमी से ब्रज कुंभ का आरंभ ध्वज, भूमि और कलश पूजन से आरंभ तीर्थ पुरोहित करवाते हैं। ध्वज पूजन, भूमि पूजन में तीर्थ पुरोहित की महत्वता, तीर्थ पुरोहित ही करवाते हैं कलश पूजन। इसके बाद में आज ध्वजा पूजन का होता है। ध्वजा पूजन में भूमि पूजन होता है और ध्वजा पूजन होता है, कलश पूजन होता है, जिससे क्या नाम है 4 संप्रदाय खालसा और तीनों हनी जो इस पूरे कुंभ को संचालित करते हैं, उनका भूमि पूजन और ध्वजा पूजन होता है। और ध्वजा पूजन के बाद जब अखाड़े यहाँ प्रस्थान करते हैं, उस वक्त भी कोई नहीं, कोई प्रस्थान नहीं। अब मेरी बात सुनिए, इसके बाद में 3 जो है शाही स्नान होते हैं और तीनों शाही स्नानों में वृंदावन की जो है प्रदक्षिणा भी होती है एकादशी को, और नगर भ्रमण भी होता है। और उसके बाद जो हमारे हनुमान जी स्वरूप निशान होते हैं, उनका यमुना स्नान कराया जाता है और उनकी पूजा होती है, वो शाही स्नान होते हैं। जब तक कुंभ चलता है, तब तक तीर्थ पुरोहितों का सहयोग अहम होता है। तीर्थ पुरोहित ही तीनों अखाड़ों के शाही स्नान के समय उपस्थित होते हैं और फिर शुरू होती है वृंदावन की परिक्रमा। इसके बाद समापन के अवसर पर तीनों अनी अखाड़े और चतुर संप्रदाय एक साथ बैठते हैं और अगले कुंभ की रूपरेखा तैयार होती है।
देखिए, जब कुंभ समाप्त होता है तो विसर्जन का जो है हमारा लास्ट पूजा होती है। तीनों अनी अखाड़े साथ में बैठते हैं, चतुर्थ संप्रदाय बैठती है और उसमें विसर्जन की पूजा होती है। हनुमान जी का पूजन होता है और उनको अगले कुंभ के लिए स्थापित कर दिया जाता है। ये हम कहें कि जो ब्रज में कुंभ होता है वो आपके बिना अधूरा है। देखिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सत्य कह रहे हैं। तीर्थ पुरोहित की भूमिका अहम होती है। उस दिन आपने तीर्थ घाट पर देख ही लिया था कि क्या पोजीशन हुई। समाज ने ही जो अधिकारीगण और जो लोग थे उन्होंने ही मुझको ले जाके और योगी जी की पूजा करवाई थी, यमुना पूजा, क्योंकि तीर्थ पुरोहित का बहुत महत्व है। किसी भी धर्म और परंपरा का कोई एक ध्वज वाहक नहीं हो सकता और वृंदावन का कुंभ इसी बात का प्रमाण है कि संत समाज में तीर्थ पुरोहितों के पद का सम्मान बना रहता है और हर पूजन विधि के समय उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। एबीपी गंगा की वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।